I welcome you in this session today and thank you for taking out your precious time. No So, issues. sir has recently secured All India rank 294 in UPSC CSE examination and he has a very good hold over GS4. तो आज सर आपको सिखाएंगे कि कैसे एथिक्स की केस स्टडीज को डील करना है, ठीक है? So, sir, now you will take the lead. या श्योर ओके, थैंक यू सो मच नित्या मैम। मैं जैसा कि मैम ने बताया, आई सिक्योर 294 रैंक इन CSE 22. आई ऑल्सो गिव इंटरव्यू इन 23 as well, but I missed it by few marks. So so ethics has been something that has been close to my heart. In fact, in the 4 mains that I have given, ethics was the one subject that has rewarded me the most. Even in CSE 23, I scored 127 marks in ethics. So ethics, I found it very interesting as well, and there is huge diversity of examples that can be written in the answers. And ethics over the past few years has been very rewarding as well. If we see in 2023, highest marks scored in GS4 was 143, while the highest marks in GS1 has been only 103. So just one paper made a difference of 40 marks. This has been true not only in CSE 23 but also in 22-21. So GS4 सारे पेपर 250 नंबर के ही होते हैं, पर हाँ कुछ पेपर ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि एसए हो गया, GS4 हो गया, ऑप्शनल हो गया, GS1 एंड स्पेशली GS3 तो पिछले कुछ साल से मुझे नहीं लगता 100 नंबर भी आ रहे हैं लोग के. Hardly anybody is able to secure 100 marks, so everybody is getting 2 digit. Even Ishita Kishore got 89 or 90 in CSE 22. तो ये इम्पोर्टेंस बताता है एथिक्स का बेसिकली आपको, क्योंकि एक एक नंबर इम्पोर्टेंट रहता है. तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि इतना ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकता है, उसको लाइटली नहीं लेना है. एथिक्स ईजी भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके जो यूपीएससी के सिलेबस में 7 पॉइंट्स हैं, बस उतना ही कवर करना है. मुझे लगता है GS 1, 2, 3 ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती हैं. उस हिसाब से इन लेस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क वन कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स. सिंपल टू प्रिपेयर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, मैं 10 मिनट का जनरल डिस्कशन लूँगा, उसके बाद हम लोग केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे. 2 केस स्टडी जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, और उसके बाद जो भी आप लोगों का डाउट सेशन रहेगा वो हम लोग लास्ट में डाउट्स के क्वेश्चन ले लेंगे. तो जैसे स्टार्ट करते हैं. एथिक्स, जैसा कि मैंने बोला, डाइवर्सिटी देने के लिए काफ़ी स्कोप रखता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी लीजिए, एथिक्स के एग्जांपल, GS4 के एग्जांपल, यू कैन राइट इट फ्रॉम GS 1, 2, 3, जहाँ से भी मन कर रहा है. कुछ भी सही है या कुछ भी गलत है, उसका वो यूज़ हो जाएगा आपके एथिक्स में. तो सिंपली शुरू करते हैं स्टार्टिंग से. अगर हम लोग देखें तो जैसे कि रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ लीडर्स, हाँ, और रोल ऑफ सोसाइटी है सोशलाइजेशन में, एथिक्स के सिलेबस में. अब जैसे अब रिसेंट के इंसिडेंट्स रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी रोल ऑफ पेरेंट्स है, तो रोल ऑफ पेरेंट्स में एक नेगेटिव एग्जांपल रिसेंट का ही रहा है, जहाँ पे पुणे पॉर्श कार एक्सीडेंट में हमने देखा कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश कर रहे थे. इनफैक्ट आप देखेंगे 2022 में ये कोट आया था APJ अब्दुल कलाम का कि 3 इम्पॉर्टेंट पीपल हु प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी आर फादर, मदर एंड टीचर. तो हम पॉजिटिव एग्जांपल तो लिखेंगे ही उसमें फादर, मदर, टीचर का, बट वो नेगेटिव एग्जांपल्स भी हमारे पास रहने चाहिए. तो ये एक एग्जांपल है. इनफैक्ट आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं, आप ओवरलुक ना करिए. जैसे कि रोल ऑफ लीडर है, तो रोल ऑफ लीडर में हम लोग देखते हैं कि फिल्म एक्टर्स हैं, वो विमल के ऐड को प्रमोट करते हैं. क्रिकेटर्स हैं, वो कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट करते हैं. सेलिब्रिटीज़ आर प्रोमोटिंग फेयर एंड लवली. ये सारे एग्जांपल नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है. रोल ऑफ लीडर में ये हो गए, फिल्म लीडर, सेलिब्रिटी हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए. ब्यूरोक्रेट्स के पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं. और कॉर्पोरेट लीडर्स भी रहते हैं. अब कॉर्पोरेट सोसाइटी जो रहती है, वो बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम जेनरिक पॉइंट की नेगेटिव रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम लोग उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि GS3 में पढ़ता ही है आदमी. बस वो टेक्निकलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ऐसा कर देने से. ठीक है. उसके बाद सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है. तो सोसाइटी में भी हम लोग लिखते हैं कि काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें हैं. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया. तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लिखने से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कर दें. जैसे कि थोरट एंड एटलवेल कमिटी थी, जिसने दिखाया था कि
किस प्रकार से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इन इंटरव्यू और इन जॉब रिक्रूटमेंट, तो वैसा लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने से हमारे 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 पास थोड़ा मतलब वही सेम ही आंसर थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रेजेंट हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम और टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि एप्टीट्यूड एक टॉपिक है इसमें, तो इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा क्योंकि वो यूपीएससी क्लियर करके आ रहे हैं। बट हम लोग नेगेटिव भी लिख सकते हैं हमेशा से। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो सिविल सर्वेंट उस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो उतना टेक्नोक्रेट नहीं है। जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी बिल आई, साइबर अटैक्स इंक्रीज हो गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग साइबर अटैक्स इंक्रीज हो गए हैं, हम लोग लिखेंगे 52% इंक्रीज हुआ है रैंसमवेयर में, जो सर्टिन का रिपोर्ट था। तो ये सब चीज़ें टैकल करने के लिए ब्यूरोक्रेट के पास भी वो नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की, और ये तो एप्टीट्यूड यहाँ पे लैक हो रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन काफ़ी चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये इस चैलेंज को टैकल करने के लिए भी ब्यूरोक्रेट के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं रहती है। तो इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं। तो ये सारे जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी बिल हो गया, या साइबर अटैक हो गया, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ये मे बी आप GS3 में पढ़ेंगे, बट आप यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये आपको बहुत वाइड स्कोप देता है। फिर अगर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक टॉपिक है। अब बाकी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मे बी डैनियल गोलमैन का डेफिनेशन हो गया, ये चीज़ें हो गई। बट जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का आता था, जैसे थॉमस एडिसन का एक कोट था, थॉमस एडिसन की फैक्ट्री बर्न हो गई। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री बर्न होने के बाद ही मेड अ स्टेटमेंट दैट थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स आर बर्न्ड एंड आई कैन स्टार्ट अफ्रेश। तो ये एप्टीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस हो गई, जैसे मैंने जीएस पेपर 1 में पढ़ा था कि 13% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों को कोप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होगा। तो आप एथिक्स में मतलब डाइवर्सिटी रखिए। हाँ, एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया, या ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया हो गया, ये सब आप किसी का रिसेंटली में भी ट्रोलिंग होगा सोशल मीडिया पे, तो आप वही एग्जांपल दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है। और टॉपिक्स हैं, जैसे कि और टॉपिक है इम्पार्शलिटी हो गया, या नॉन पार्टिजनशिप हो गया इसके सिलेबस में टॉपिक। तो इम्पार्शलिटी या नॉन पार्टिजनशिप में आई यूज टू राइट अंकल जज सिंड्रोम, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिखता है। हाँ, जहाँ पे मतलब रिलेटिव आर रिक्रूटिंग रिलेटिव ऐसे करके है। फिर इम्पार्शलिटी नॉन पार्टिजनशिप में यू मस्ट हैव रेड रोल ऑफ गवर्नर, पार्शियल रोल ऑफ गवर्नर, पार्शियल रोल ऑफ स्पीकर, जहाँ पे गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को प्रमोट करते हैं, स्पीकर भी वैसे करते हैं। ठीक है। तो दिस थिंग मतलब यू शुड बी ओपन टू राइटिंग दीज थिंग्स। फिर नेक्सस की बात होती है, तो नेक्सस मैंने एक कमेटी पढ़ी थी, पद्मना भैया कमेटी थी, जो कि पुलिस, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन नेक्सस को बताती है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट नेक्सस हो रहा है या लैक ऑफ इम्पार्शलिटी, आई वुड राइट कि पद्मना भैया कमेटी पॉइंटेड आउट द नेक्सस बिटवीन पुलिस, पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। आप सबने सुना होगा सीबीआई केस द पैरेट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पर आप ये इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशन में लिख रहे हैं क्या? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं एथिक्स में, वो वहाँ पे यूज़ हो पा रही हैं कि नहीं, वही मेन बात है। फिर कस्टोडियल डेथ होती है पुलिस में, आपने उसके बारे में कोई फैक्ट पढ़ा होगा, मे बी वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पावर का मिसयूज़ हो रहा है, ये हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जेनरिक पॉइंट की पावर का मिसयूज़ हो रहा है, एनसीआरबी ने बोला कि 1700 कस्टोडियल डेथ हुई है 2000 से लेके मे बी 2015-16 तक, तो वो ज़्यादा वेटेज देता है। अब जैसे कि एथिक्स इन आईआर है। हाँ, तो 23 में ही पेपर में आया था क्वेश्चन कि इंटरनेशनल एड इज़ एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशन। ठीक है। कमेंट ऑन एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड। तो देखिए, आप इसमें इंडिया का एग्जांपल लिखिए और बाकी कंट्रीज़ का एग्जांपल लिखिए। इंडिया का एग्जांपल कैसे लिखेंगे? हमने एड प्रोवाइड की, ऑपरेशन दोस्त में टर्की को हेल्प की, उनके उनके यहाँ जब अर्थक्वेक आया था। So we helped Turkey, even though we are not at very good terms with that nation. हमने ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री किया था, हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड किया, वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है, हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ये सारी चीज़ें बताती है कि हमारा एड करने का, इंडिया का एड करने का टेक्निक कैसा है। आपने
ये सब आईआर में जो पढ़ा हुआ है आप वही लिखेंगे बेसिकली। फिर आप चाइना का दिखाइए कि चाइना कैसे हेल्प करता है। चाइना हेल्प तो करता है पर डेट ट्रैप पॉलिसी कर देता है। हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर कर लिया, हाँ, और इस तरीके से चाइना का हेल्पिंग वो रहता है, मतलब अपने बेनिफिट के लिए ही देखता है। इनफैक्ट एड भी ऐसे कर रहा है कि चाइना को बेनिफिट हो। यूएसए का भी देखिए तो वो भी प्रोटेक्शनिज्म पे आ गया है। यूएसए भी अपने सिटीजन के लिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो हम लोग बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लिखने के लिए आपके पास काफ़ी स्कोप रहता है, हाँ, आप बस उसको उसको टैप करिए और उसको लिखिए इस तरीके से। कॉरपोरेट गवर्नेंस का एग्जांपल है। कॉरपोरेट गवर्नेंस भी आता है हमारे सिलेबस में। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में आप जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं। मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस भी राइट अर्थ पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब जो भी रिसोर्स ऑफ इनकम है या जो भी इनकम आ रही है वो सही तरीके से आनी चाहिए। बट हमने देखा है कि गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूट करना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये हो गया। ब्लड मनी प्रैक्टिस होती है, जैसे अफ्रीका वगैरह में जो डायमंड माइनिंग होती है उसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस तरीके से है। ये हो गया। एक आध कोट मेरे को मिल गया था, जैसे जे.आर.डी. टाटा ने अपने सीए को बोला था कि डोंट टेल मी हाउ टू सेव द टैक्सेस, टेल मी हाउ कैन आई पे मोर टैक्सेस। इवन विद दिस एटीट्यूड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी वॉज नॉट स्टॉप्ड। टाटा, जे.आर.डी. टाटा ने ऐसा बोला। आज के टाइम पे टाटा कहाँ है आप सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे एग्जाम्पल में। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ भी अच्छा या ख़राब दिख रहा है GS 1 2 3 में, वो सारी चीज़ें GS 4 में यूज़ हो जाएंगी। चाहे पॉलिटी का हो, सोसाइटी का हो, इकोनॉमी का हो, इंटरनल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें यूज़ करने के आपको स्कोप रहता है। इसीलिए आपके आंसर बेटर हो सकते हैं। अब तो इसके एग्जाम्पल जैसे रहते हैं, ध्यान रखिएगा कि एंशियंट इंडिया के जो एग्जाम्पल हैं, गौतम बुद्धा का हो गया, महावीरा का हो गया, कलिंगा वॉर का अशोका का हो गया। ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए और कुछ फेमस एग्जाम्पल्स। और फिर जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं वो सारे एग्जाम्पल, चाहे महात्मा गांधी का हो, BR अम्बेडकर का हो, हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो, किसी का भी हो आपके पास रहता है। फिर फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के एग्जांपल, जैसे 1972 में हमने प्रिजनर ऑफ वॉर्स दे दिए थे पाकिस्तान को, चाहते तो हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते थे। तो इस तरीके से एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जांपल हो गए। अब्राहम लिंकन का एग्जांपल मैं हमेशा लिखता था एस्से में, एथिक्स में, हाँ। और नेगेटिव एग्जांपल में एडोल्फ हिटलर का एग्जांपल लिखिए। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का बात आता है एथिक्स में, तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वो एडोल्फ हिटलर की ब्यूरोक्रेसी कमिटेड थी उसके प्रति, तो जो कहता था एडोल्फ हिटलर वो ये लोग करते थे। आईआर के एग्जांपल रहते हैं बहुत सारे। तो ये सारे एग्जांपल आपके पास रहते हैं। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो और एग्जांपल्स भी मिलेंगे, और कुछ कोट्स वगैरह याद कर लेने से आंसर ओवरऑल होलिस्टिकली अच्छा बन जाता है। तो एथिक्स यही है, मतलब जितना आप इसमें और दिमाग लगा लेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जांपल मिलते रहेंगे। जैसे अभी आईआर में रिसेंटली तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में और शरीयत लॉ लगा दिया जहाँ पे वुमेन के पास राइट नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है बॉटम लाइन की, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स लिखने का, और जेनरिक नहीं रहे स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ओरिएंटेड रहे, तभी मुझे लगता है मार्क्स आते हैं एथिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ, क्योंकि अब पूरा सिलेबस तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा बहुत यही सारी चीज़ें निकाल के रखी थी आपको बताने के लिए। बाकी इसके बाद हम लोग थोड़ा केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसके एक्सक्यूज बाद। मी और सर, गुड हाँ मॉर्निंग सर। हाँ अभिनव भाई बताओ। ये सर, सर जैसे हम एग्जांपल्स लिखते हैं अपने स्टेटमेंट्स में पर लाइन में, तो सर वो एग्जांपल मतलब फिट नहीं बैठते हैं सर, मतलब उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ पाते हैं सर, मतलब एग्जाम्पल उसके कंटेक्स्ट में नहीं आ पाता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके कंटेक्स्ट में नहीं आ पाता है। उसके भी, और सर जो लाइन मेंशन करी है उसके भी सर। देखो मैं क्या करता था ना यार, मैं जो लाइन लिखी है उसको लिखता ही नहीं था ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल ही लिख देता था एथिक्स में, और मेरे लिए वर्क किया है क्योंकि मेरे ठीक ही मार्क्स आ रहे थे लगभग हर बार ही। तो जैसे तुम मे बी कोई जेनरिक लाइन लिखोगे और उसके लिए एग्जाम्पल लिखोगे, उससे अच्छा राइट एग्जाम्पल डायरेक्टली। हाँ, जैसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए सीधा आप एग्जाम्पल पे ही शुरू कर दो। जैसे कि अगर
जैसे किसी अच्छा ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल देना है तो मैं डायरेक्टली लिखता था IAS दिव्या देवराजन लर्न गोंडी लैंग्वेज टू हेल्प द ट्राइबल्स ऑफ आदिलाबाद। अब इसमें मैं कुछ और लाइन नहीं लिखता था, यही लिखता था। फिर अशोक खेमका का लिख दो, इसका लिख दो, ऐसे कर दो। नेगेटिव में लिखना है तो पूजा सिंघल ने 17 करोड़ का स्कैम किया। तो मैं वो, क्योंकि क्या होता है ना, वो जो आप जेनरिक पॉइंट सोच रहे हो जिसके लिए आप एग्जाम्पल लोगे, वो सोचने में भी टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि डाइवर्स एग्जाम्पल रहे तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा एग्जाम्पल ही लिखता था, उसका बेसिक नहीं समझाता था। तो इस तरीके से करके है। तो ये इन जनरल हो गया एथिक्स का डिस्कशन। बाकी और कोई डाउट वगैरह रहेगा तो भी लेंगे लास्ट में। थोड़ा सा केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी के लिए मैं वो करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपने जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशल, हाँ उसके लिए बता रहे होंगे शायद, जब DNA टेक्नोलॉजी बिल वगैरह की बात हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब हो गया इस तरीके से। अब ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। हाँ, शेयर स्क्रीन, ठीक है। होपफुली दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कोई एक बार हाँ ना बोल दे। Yes, yes, it is visible. ठीक है, तो ये वाला केस स्टडी शायद मैम ने आपको सुबह दिया होगा, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए या फिर मैं ही पढ़ देता हूँ। At 9 p.m. on Saturday evening, Rashika, joint secretary, was still engrossed in her work in her office. Her husband Vikram is an executive in an MNC and frequently out of town in connection with his work. Their two children, aged 5 and 3, are looked after by their domestic helper. At 9:30 p.m., her superior, Mr. Suresh, calls her and asks her to prepare a detailed note on an important matter to be discussed in a meeting in the ministry. She realizes that she will have to work on Sunday to finish the additional task given by her superior. She reflects on how she had asked for the posting that had worked long hours for months to achieve it. She had kept the welfare of the people uppermost in discharging her duties. She feels that she has not done enough justice in their family and she has not fulfilled her duties in discharging entailed social obligations. Even as recently as last month, she had to leave her sick child in nanny's care as she had to work in the office. तो ये क्वेश्चन है, नाउ शी फील्स दैट शी मस्ट ड्रॉ अ लाइन बियॉन्ड हर पर्सनल लाइफ should take precedence over the professional responsibility. She thinks that there should be reasonable limits to work ethics, such as punctuality, hard work, dedication to duty, and selfless service. जो ethical issues डिस्कस करने हैं पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में डिस्क्राइब 4 लॉज जो कि गवर्नमेंट ने एनाक्ट किए हैं वुमेन के हेल्थ, सेफ्टी और इक्विटेबल वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट के लिए, और अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में होंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें 3 पार्ट हैं, जो 4 पेज मिलते हैं आपको लगभग लिखने के लिए एथिक्स के 20 नंबर का केस स्टडी के लिए। तो इक्वली डिवाइड करिएगा, ऐसा मान सकते हैं कि ये एक एक पार्ट को 7-7 मार्क्स का माना जा सकता है, क्योंकि दिया नहीं, हम इक्वली वेटेज देंगे। कभी कभी कोई पार्ट बहुत छोटा रहता है, उसमें ज़्यादा लिखने के लिए नहीं रहता है, तो अलग बात है। बट ये ABC को हम लोग थोड़ा इक्वली वेटेज दे के वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखा गया है, this case study presents a scenario where Rashika, a dedicated joint secretary, finds herself at the crossroad of professional and personal responsibility. She grapples with the ethical dilemma of striking a balance between her demanding professional duty and her responsibility as a wife and a mother. तो ये बेसिकली जब आपने एक एथिक्स का केस स्टडी पढ़ा तो आप यही सोचिए कि उसका क्रक्स क्या था। तो कभी कभी वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का हो जाएगा, हाँ, कभी किसी और एस्पेक्ट का एथिकल डायलेमा रहेगा या कुछ इस तरीके से रहेगा। तो वो चीज़ आप क्रक्स जो है एथिक्स के केस स्टडी का, वो आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन और भी तरीके से किए जा सकते हैं। कोई भी केस स्टडी लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है, या कोई रिसेंट केस है, रिसेंट केस हुआ है करंट अफेयर में जिसकी वजह से आया है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है आपके पास, कोई डेटा वगैरह प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन केस स्टडी का भी आप
जैसे केस स्टडी के लिए कुछ अलग से मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। केस स्टडी के लिए वही जो थ्योरी पार्ट है और जो थोड़ा GS 1 2 3 से हेल्प मिलती है, इतना ही रहता था इसका प्रिपरेशन के लिए। तो अलग से करने की जरूरत नहीं। तो यही सब आपका नॉलेज केस स्टडी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम तो इंट्रोडक्शन लिखा, फिर वो लिख देते हैं स्टेक होल्डर। पर यहाँ पे स्टेक होल्डर लिखिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब वही रश्मिका, उसके बॉस और चिल्ड्रन में भी इस तरीके से स्टेक होल्डर बनाया जा सकता था, एक नहीं बनाने से भी ठीक है। यहाँ पे एथिकल डायलेमा फिर लिखा हुआ है, जो कि यही 3 है, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, वर्चुअस मदर। अच्छा, एम्प्लॉय वेलफेयर, डुअल बर्डन, वर्क एथिक्स। जितने ज़्यादा ध्यान में आ रहे हैं उतना ज़्यादा लिखना अच्छा है, जितने ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं। इसमें से कुछ कुछ थोड़े रिपीटेटिव भी लगेंगे, जैसे प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल हो गया या डुअल बर्डन हो गया, बट स्टिल हम लोग लिखने में वो सारे वर्ड्स को यूज़ करना अच्छा ही माना जाता है। तो थोड़ा रिपीटेटिव हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला पार्ट जो था वो था एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। तो जैसे कि इसी के बारे में फिर डिटेल में लिखा गया है, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल कमिटमेंट। हाँ, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, जहाँ पे चिल्ड्रन का टेक केयर करना है। तीसरा वर्चुअस मदर, इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी इट रेजेस द क्वेश्चन वेदर शी शुड बी अ बैड मदर फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, encouraging all family members to equally participate in household. Employee का welfare, expectations of workers on weekend by her superiors may jeopardize her physical and mental well-being, posing ethical concerns. तो ये सारे एथिकल इश्यूज हमने लिखे हैं लगभग। डुअल बर्डन है, वर्क एथिक्स है। इस तरीके से आप भी 5-6 पॉइंट जो लिख सकते हैं वो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, जो केस स्टडी से निकल कर आता है। फिर जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का था वो था लॉ इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बाय वुमेन। तो ये 4 लॉ जो भी आपने वुमेन में पढ़े, बेसिकली वुमेन का टॉपिक आपने सोसाइटी GS पेपर 1 में कवर किया होगा, वही से जो ध्यान में आ रहा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। हाँ, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, हाँ, जिसमें आप सिर्फ एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि इट हैज़ इंक्रीज मैटरनिटी पेड लीव फ्रॉम 12 to 26 वीक। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस आ गया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनती है, हाँ, और इस तरीके से करके है। फिर इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है, हाँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव भी है आर्टिकल 42 के अंदर, हाँ, कि मैन और वुमेन को इक्वल वो मिलना चाहिए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट है, इट इंक्लूड्स रेगुलेशन रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, नाइट शिफ्ट। तो 2-3 के बाद नहीं ध्यान में आ रहा है तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ही कर रहे हैं इसको। कोड ऑन वेजेस 2019 है और कोड ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 है। तो अब किसी को मे भी डाउट होगा कि उन्होंने एक्ट पूछा था और हम लोग ऐसे कोड ऑन वेजेस लिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड भी एक तरीके से जो भी वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें लिखने से ठीक है। इतना रेस्ट्रिक्ट होंगे तो फिर ज़्यादा पॉइंट ही नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा ओपन रहेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन के बाहर भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल वो लिखे गए हैं एक्ट्स या लॉज जो कि आपका इसके लिए हैं, ये सारे लिखे जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था का थर्ड पार्ट था कि अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, अब जैसे क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि खुद ही रश्मिका को वो चाहिए कि मतलब शी हैज़ टू ड्रॉ द बाउंड्री, हाँ, उसको खुद ही चाहिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो हो जाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट भी उसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है जो कि केस स्टडी में ऑलरेडी मेंशन था कि रशिका शुड एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन हर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, शी शुड ओपनली कम्युनिकेट विद सुपीरियर। ये कम्युनिकेशन विद सुपीरियर और ये सारे पॉइंट जेनरिक रहते हैं जो कि हर केस स्टडी में यूज़ हो जाते हैं कि अब कम से कम जो सीनियर थे जिन्होंने इनको फ़ोन किया उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है। तो मे बी वो वर्क किसी और को असाइन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो पहली बात तो ओपन टू कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा फ्लेक्सिबल वर्क मोड। अब यहाँ पे जैसा लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन, तो इसी तरीके से है कि भाई अगर काम करना है तो नॉट नेसेसरली आप ऑफिस से ही करिए, अगर घर से भी मिल जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर तो शिफ्ट कर गया वर्क फ्रॉम होम पे, पर गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो ये कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, encouraging responsible leadership to create a supportive work culture emphasizing work life balance। और लोगों के लिए भी सोच के इस तरीके से करें, सबके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बने, और भी महिलाएं होंगी उस सेक्टर में तो उनके लिए भी करें। वर्कलोड असेसमेंट, कंडक्ट अ कंप्रेहेंसिव वर्कलोड असेसमेंट टू एंश्योर एम्प्लॉइज आर नॉट ओवरलोडेड विद एक्सेसिव टास्क। ये सारे पॉइंट्स कुछ जेनरिक पॉइंट रहेंगे जो कि लास्ट में लिखेंगे। पहले तो हम रश्मिका का ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फिर से टेक्नोलॉजी यूसेज से हो जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स, इन सब तरीके से भी वर्क किया जा सकता है। ठीक है, फिर शेयर्ड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे भी यही दिखाया है कि विक्रम जो उनके हस्बैंड है वो बाहर ही रहते हैं और शायद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर आती है। तो ज़रूरी है कि विक्रम भी इस सिनेरियो में आए, वो भी म्यूचुअल पार्टिसिपेशन करें, इस तरीके से करें। ठीक है, तो क्योंकि चाइल्ड रेयरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मदर का नहीं है, दोनों पेरेंट्स का है। लगभग इस तरीके से आपके वो बनेंगे। तो वर्क फ्रेंडली वर्क प्लेसेस, वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेसेस क्रिएट करना है। कुछ लीगल रिफॉर्म ला सकते हैं। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019 विच सॉट टू प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर ऐसा कोई बिल अगर आपको पता है तो मतलब काफ़ी अच्छा है इस केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर नहीं भी पता है तो ठीक है, चल जाएगा। फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, लीगल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें करने से और बेटर तरीके से एम्प्लॉयज़ अपना प्रोफेशनल वर्क भी कर पाएंगे और पर्सनल लाइफ भी उनकी अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों ही लिंक्ड है। अगर पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है तो प्रोफेशनल लाइफ भी हैम्पर हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सभी जितने एम्प्लॉयज़ हैं लगभग सबका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। अगर वोमेन है तो डुअल बर्डन है तो उसका भी टेक केयर करें। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन में लिखा है कि एक हेल्थियर एंड सस्टेनेबल वर्क इन्वायरमेंट बनाना है। तो कंक्लूजन, जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या लिखें, तो जैसे कि बॉडी वगैरह में भी आप एक कोई अच्छा पॉइंट अगर आपको मिल गया है बॉडी में, तो उस बॉडी में वो एक पॉइंट बचा कर रख लीजिए और उसको कंक्लूजन में डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मे बी यही लास्ट 2 पॉइंट की मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लीगल अवेयरनेस वाली बात हम लोग मे बी कंक्लूजन में भी डाल सकते थे, वो भी चलता। तो इस तरीके से है। कुछ और भी डाला जा सकता था, मे बी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो बेसिकली मदर को लीव देता है और पेड लीव देता है, ये करता है। बट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बायस्ड लॉ भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड रेयरिंग इज सोनली ऑफ मदर ऐसा दिखाता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट की जगह कुछ पेरेंटल बेनिफिट होना चाहिए ताकि फादर और मदर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करे। कुछ ऐसा कंक्लूजन भी दिया जा सकता था। इस तरीके से करके लगभग ये वाला केस स्टडी हैंडल किया जा सकता है। तो केस स्टडी कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। बेसिकली केस स्टडी इजी ही साइड पे रहती है। जो भी आपका नॉलेज है थ्योरी वाले पार्ट का, एथिक्स के थ्योरी वाले पार्ट का और बाकी जगह का, वहीं से लिखेंगे हम लोग। दूसरे वाले में थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। इसको एक बार फिर से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड माइनिंग इन द अरावली हिल्स टू स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल balance. However, the stone mining was still prevalent in the border district of the affected state, with the connivance of certain corrupt forest officials and politicians. Young and dynamic SP, who was recently posted in the affected district, promised to himself to stop this menace. In one of his surprise check with his team, he found a truck loaded with stone trying to escape the mining area. He tried to stop the truck, but the truck driver overran the police officer, killing him on the spot, and thereafter managed to flee. Police filed an FIR, but no breakthrough was achieved in the case for almost 3 months. Ashok, who was the investigative journalist working with leading TV channel Suomoto, started investigating the case. Within 1 month, Ashok got the breakthrough by interacting with local people, that stone mining mafia and government officials. He prepared his investigative story and presented it to the CMD of the TV channel. He exposed in his investigative report the complete nexus of the stone mafia working with blessing of corrupt police and civil officials and politicians. The politicians who also involved in the mafia was no one else but a local MLA who was considered to be very close to the chief minister. After going through this investigative report, the CMD advised Ashok to drop the idea of making the story public through electronic media. He informed that the local MLA was not only the relative of the owner of the TV channel but also had unofficially 20% of the share in the channel. The CMD further informed Ashok that this further promotion and hike in pay will be taken care in addition to the soft loan of 10 lakhs which he has taken from the TV channel for his son's chronic disease will be suitably adjusted if he hands over the investigative report to him. तो ये केस स्टडी हो गया। और जो इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो यही हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या हैं अशोक के पास, और क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है हर ऑप्शन को, एथिकल डायलेमा क्या फेस कर रहे हैं, और
भी दो हैं. Which of the option do you think is the most appropriate? And in the above scenario, what type of training would you suggest to the police officer posted to such affected area? तो देखिए, जो केस स्टडी रहता है ना, अगर थोड़ा डिस्कस करें तो केस स्टडी जो रहता है उसमें कुछ गलत हो रहा होता है, ऑब्वियसली कुछ गलत हो रहा होता है. जैसे यहाँ पे सैंड माइनिंग माफिया चल रहा है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, एक नेक्सस चल रहा है. उस गलत चीज को ये लोग सही करने के लिए या उस गलत चीज को बचाने के लिए ना कुछ जस्टिफिकेशन देता है हमेशा केस स्टडी. अब यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि अशोक के बच्चे एक क्रोनिक डिसीज से वो हो रहे हैं जिसके लिए उसको पैसा चाहिए. हाँ, या टीवी चैनल के पास ही वो पॉलिटिशियन के पास ही 20% शेयर है तो मे बी इसको फायर कर दे. तो ये सारे एंगल आते हैं. ऐसे ही एक सिमिलर केस स्टडी आया था जहाँ पे एक ब्रिज इनॉग्रेट होने के बाद जो चीफ इंजीनियर थे उसने ऑडिट किया और पता चला कि ब्रिज पुअर क्वालिटी का बना हुआ है एंड इट माइट कोलैप्स एनी टाइम. अब इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा था केस स्टडी? अब ये बोला था कि कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन है और ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है सीएम के लिए, और तो इस तरीके से जस्टिफिकेशन देने लगता है कि मे बी बाद में उसको ठीक कर लिया जाएगा, अभी इनॉग्रेट कर देते हैं, इस तरीके से करेगा. बट आप हमेशा राइट वाले स्टैंड पर ही करिए. केस स्टडी हमेशा एक दूसरा ओपिनियन आपको आपके माइंड को बेंड करने के लिए देगा ही देगा. कि क्योंकि अगर सीधा सीधा बोल दें कि हाँ सैंड माइनिंग माफिया हो रहा है और अशोक ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें करप्शन को पकड़ लिया, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना. अब वहीं पे आपका 2-3 पॉइंट ऐसे आ जाते हैं कि बच्चा डिजीज से कर रहा है और एमएलए बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो बट उससे अफेक्ट नहीं होना है. उस सारे चीज़ों को भी हम लोग केस स्टडी में दिखाएंगे और पॉजिटिवली काउंटर करने की कोशिश करेंगे. बट इस नेगेटिव चीज़ से नहीं अफेक्ट होना है. फॉर एग्जाम्पल उस चीफ इंजीनियर को भी इस बात से अफेक्ट नहीं होना है कि इलेक्शन कुछ दिन बाद है या ये है. मान लीजिए इनॉग्रेट किया और उसी दिन कोलैप्स कर गया तो बहुत लोग मर भी सकते हैं ना. इसमें भी अगर नेक्सस नहीं किया तो मे बी फ्यूचर में कोई आईपीएस ऑफिसर मर जाए या फिर और ये सारी चीज़ें नेक्सस बढ़ती जाए. तो ये हमेशा नेगेटिव साइड रहेगा ही, दिखाएगा. उस केस स्टडी को जस्टिफाई करेगा ही करेगा, बट आप उससे बहकिए मत. अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा डेटा दिया हुआ है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बताया कि 2013 to 2017 देयर हैव बीन दिस मेनी इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल माइनिंग एंड एवरी मंथ 8,000 every day and 294 every hour. हाँ, some river and hills of the country is dug illegally. The web of the mining mafia is such that these people easily escape by bribery और इस तरीके से करते हैं. तो इलीगल माइनिंग का ही एग्जांपल है. तो उसके बारे में अगर कोई डेटा वगैरह है तो इट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं भी है तो आप जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंपल सा क्रक्स दे सकते हैं कि कैसे इलीगल माइनिंग या कैसे नेक्सस की वजह से इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है. अरावली हिल्स का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कुछ, कि अरावली हिल्स एक शील्ड की तरह काम करती है. उसका फॉरेस्ट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली हरियाणा के लिए. हाँ, एयर क्लीन करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, बट इलीगल माइनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हैम्पर होंगी. हाँ, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल दे सकते हैं. अगर ये फैक्ट वगैरह याद है तो वो बहुत ही अच्छी बात है. फिर इसमें स्टेक होल्डर्स लिखा हमने. स्टेक होल्डर जितने रहते हैं केस स्टडी में, जितने लोग दिख रहे हैं वो सब लिख दीजिए. अशोक हो गया, यंग सीएम, चीफ मिनिस्टर, लोकल एमएलए, सीएमडी. एक सोसाइटी एट लार्ज भी एक बनाकर आप लिख सकते हैं कि सोसाइटी भी हमेशा स्टेक होल्डर रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा, सोसाइटी अफेक्ट होगी ही होगी. वो सोसाइटी का में ही हो रहा है ना बेसिकली माइनिंग इलीगल. स्टेक होल्डर्स को आप समझा भी सकते हैं या फिर इतना सिंपल सा इतना डायग्राम भी सफिशिएंट है. मैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो स्पेस की कमी रहने वाली है, तो सिंपल डायग्राम लगा के ही आप छोड़ सकते हैं. हाँ, बट इस पीडीएफ में थोड़ा अच्छे से समझाया गया है. अशोक बिकॉज ही हैज पुट हिज हार्ड वर्क इन कलेक्टिंग द एविडेंस, सीएमडी ऑफ द टीवी चैनल, लोकल एमएलए, चीफ मिनिस्टर, यंग एसपी एंड फैमिली. तो ये सारे स्टेक होल्डर हो गए हैं. अब है ऑप्शंस अवेलेबल विद अशोक टू कोप अप विद द सिचुएशन आर एज फॉलो. विड्रॉ द स्टोरी फ्रॉम द चैनल एज सजेस्टेड बाय द सीएमडी. ठीक है, क्विट द चैनल एंड यूज दिस स्टोरी टू जॉइन अनदर चैनल, लीक द स्टोरी वाया ऑनलाइन मीडिया सीक्रेटली. ये 3 ऑप्शन हो गए. अब इसको इवेल्युएट करते हैं. जैसे पहला वाला हो गया, विड्रॉ द स्टोरी फ्रॉम द चैनल एज सजेस्टेड बाय द सीएमडी. तो ऑब्वियसली पर्सनल बेनिफिट है. इफ ही फॉरगेट्स ही इज ऑफर्ड प्रमोशन and hike in pay in addition with soft loan which is essential for his son's chronic disease. तो ये सारे जैसे आपने पर्सनल बेनिफिट दिखाए, इसको ABC करके दिखा दीजिए कि पहला है प्रमोशन भी मिल रहा है, हाइक भी मिल रहा है और एक सॉफ्ट लोन भी मिल रहा है.
ठीक है, और रैपोर्ट विद CMD भी एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हो गया मेरिट्स। डीमेरिट्स हो गया वायलेटिंग मीडिया एथिक्स, अ जर्नलिस्ट इज नॉट सपोज टू कवर अप स्टोरी दैट ही हैज अनकवर्ड ऑलरेडी, इनवैलिडेशन ऑफ द एफर्ट। हाँ, तो अनकवर, तो ये हो गया। डीमेरिट्स इसके और भी लिखे जा सकते हैं। थ्योरी में अगर कुछ अनएथिकल काम हो रहा है तो उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स शो करने के लिए आपके पास हमेशा थिंकर रहते ही हैं। थिंकर रहते हैं, जैसे कि इमैनुअल कैंट ने बोला था कि मीन शुड बिकम एन एंड इन इटसेल्फ। यहाँ पे मीन्स एंड नहीं बन रहा है, तो ये गलत है इमैनुअल कैंट की थ्योरी के हिसाब से। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि सेल्फिशनेस इज द बेसिस ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं हो रहा है, सेल्फलेसनेस इज द बेसिस ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे सेल्फलेसनेस नहीं हो रहा है, रैदर सेल्फिशनेस हो रहा है। ये एक डीमेरिट हो गया। ठीक है, तो आप ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच से इमैनुअल कैंट या सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, जैसे एरिस्टोटल ने बोला था विजडम शो करना चाहिए, तो ये भी विजडम शो करने वाला बात नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से डीमेरिट्स इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सोसाइटी भी लार्ज स्केल पे हार्म होता रहेगा। ये अगर अभी इस रिपोर्ट को नहीं पब्लिक के सामने लाया गया तो मे बी दैट माफिया विल ग्रो मोर स्ट्रॉन्ग विद टाइम, जिससे सोसाइटी में भी ट्रबल आएगा, हर जगह ट्रबल आएगा। तो ये सारे डीमेरिट्स लिखे जा सकते हैं। थ्योरी वाले पोर्शन का केस स्टडी में यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा अगर यूज़ हो जाए तो। ऑप्शन 2 है क्विट द चैनल एंड यूज़ दिस स्टोरी टू ज्वाइन अनदर चैनल। तो अब इससे कॉन्शियस, क्लियर कॉन्शियस रहेगा। हाँ, एज टू अपहोल्ड द मीडिया एथिक्स, करियर में भी बेनिफिट रहेगा। एक ट्रिब्यूट टू द डेथ, एंड एसपी लॉस द लाइफ, हिज स्टोरी वुड बी ट्रिब्यूट टू द डेथ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। हम लोग एसपी के बारे में भूले नहीं कम से कम, कि उसके लाइफ को भी एक हमें भी जस्टिस देना पड़ेगा, मे बी उसके डेथ को ही जस्टिस दें हम लोग। और डीमेरिट्स हैं अनसर्टेनिटीज इन द न्यूज़ चैनल, अशोक कैन नॉट प्रिडिक्ट इफ अदर चैनल आर रेडी टू पिक अप देयर स्टोरी, थ्रेट टू द सेफ्टी वहाँ पे भी रहेगा। तो सही बात है, अगर अशोक, क्योंकि जैसा कि केस स्टडी में दिखाया गया है कि वो एमएलए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है, सीएम के क्लोज रहा है, मे बी दूसरा न्यूज़ चैनल भी उसको ना कवर करे, तो ये चीज़ का डीमेरिट रह सकता है। इसमें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरिट्स में वो सारे पॉइंट फिर से रिपीट हो जाएंगे, और आप रिपीट करने में हेजिटेट मत करिए। कि जैसे कि अगर क्विट करके दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया तो इसके सन को फिर वो पैसा मिल सकता है, क्योंकि सैलरी एक रहती रहेगी, तो क्रोनिक डिजीज़ को क्योर करने में, टैकल करने में हेल्प होता रहेगा। एक एंगल वो भी है। और डीमेरिट हमने डिस्कस कर दिया। लीक द स्टोरी वाया ऑनलाइन मीडिया सीक्रेटली। ठीक है, तो सीक्रेटली रिलीज़ कर रहे हैं, इससे माइनिंग माफिया भी वो हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, इसके सारे ही मेरिट्स हैं, इसके तो कितने भी मेरिट्स आप दिखा सकते हैं। माइनिंग माफिया हो जाएगा, मीडिया एज द फोर्थ पिलर स्टैंड करेगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस नहीं होगा उनको। तो जो एसपी की डेथ हुई है उसके लिए जस्टिस रहेगा। ये सारी चीज़ें मेरिट में आ जाएंगी। डीमेरिट्स में यही होगा कि क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली मे बी पर्सनल टाइप का है कुछ, तो ठीक है। क्रेडिबिलिटी एज एन आजकल एआई का यूज़ भी हो बढ़ गया है, तो मे बी फेक वीडियो है, कैसा है, ऑल्टर्ड है, ये है, तो ये सारी चीज़ें का एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। जॉब लॉस, पॉसिबल जॉब लॉस है ही है, कि अगर ये कर दिया लीक तो मे बी जॉब से तो इसको सीएमडी निकाल ही देंगे, जिस तरीके से थ्रेट दे रहे हैं। तो ये हो गया। तो लगभग ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अशोक के पास। या तो सीक्रेटली रिलीज़ कर दें, या दूसरे चैनल से, या फिर ना करें। अब एथिकल डायलेमा क्या फेस कर रहे हैं, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सन का टेक केयर करना, एक हेल्थ केयर देना, और प्रोफेशनल यही है कि मीडिया एथिक्स को फॉलो करना। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। If Ashok decides to withdraw the story, it would adversely affect people, as the corrupt local MLAs continue to be in power by illegally mining the stones. Public responsibility versus political pressure. तो ये सारे वर्ड्स अगर आप याद भी कर लेना तो ये सारे बहुत सारे केस स्टडी में यूज़ हो जाते हैं। जैसे पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हो गया, नेशनल वर्सेस पर्सनल हो गया, पब्लिक वर्सेस पॉलिटिकल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपके केस स्टडी में आते रहेंगे। इसको याद कर लीजिए, दूसरी जगह भी सिमिलर वे में यूज़ हो जाता है। Most appropriate choice for Ashok would be option 2, that is quitting the channel and use this story to join another channel. ठीक है, ये एक सेफर ऑप्शन है। Any journalist will feel safe after exposing such a story if he or she has the support of the channel. एक क्लियर कॉन्शियंस रहेगा, conflict of interest नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें से कोई ऑप्शन 2 चूज़ करेगा, मे बी कोई ऑप्शन 3 चूज़ करेगा, वो भी चलेगा। इतना कुछ
आप मतलब सही ऑप्शन चूज करिए। सही ऑप्शन ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोगों के सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए। वो किसी भी मीडियम से करिए, उतना इश्यू नहीं है। मे बी दूसरे चैनल से करेंगे तो चीज़ें कुछ अच्छी रहेंगी, क्योंकि अगर इसने प्राइवेटली कर दिया तो मे बी जॉब वगैरह नहीं रहेगी। दूसरे चैनल में कम से कम जॉब रहेगी, एक सैलरी रहेगी, जिससे बच्चे का ट्रीटमेंट होगा, ये सारे एंगल रहेंगे। तो बोथ द ऑप्शंस आर जस्टिफाइड, 2 भी जस्टिफाइड है, 3 भी जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, अब इसमें बोला है टाइप ऑफ ट्रेनिंग सजेस्टेड फॉर पुलिस ऑफिसर पोस्टेड टू सच डिस्ट्रिक्ट्स व्हेन स्टोर इलीगल आर रैम्पेंट। हाँ, तो ये सब जो भी जीएस में पढ़ा हुआ है वही सब लिखेंगे, क्योंकि ये सब ऐसा कुछ पढ़ता नहीं है एथिक्स में आदमी। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जीपीएस ट्रैकर होना चाहिए, शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल द ट्रक्स सो दैट दे कैन बी ट्रैक्ड, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग केस, ऑफिसर शुड बी टॉट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग केस। हाँ, ये सब करके कल्प्रिट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे करके। तो अब ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग कैसी रहनी चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते थे। हाँ, ट्रेनिंग में कि जैसे यहाँ पे नेक्सस है, तो ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए कि सेंसिटिव रहें लोगों के प्रति, वो नेक्सस ना रहे कम से कम। पुलिस शुड बी सेंसिटिव टू द पीपल, हाँ, नॉट टू द पॉलिटिशियन। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग करवाइए कि भाई इलीगल चीज़ों को रोकना है, और यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, सीसीटीवी कैमरा लग सकते हैं, कुछ चीज़ें और की जा सकती हैं, जीपीएस का जैसा कि लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं ट्रैक करने के लिए कि कैसे हो रहा है इलीगल माइनिंग, ये सारी चीज़ें। हाँ, और तीसरा प्रेशर वाला सिचुएशन है, तो प्रेशर है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ता होगा, तो पुलिस शुड नॉट सकम टू द प्रेशर। हाँ, दे शुड ऑलवेज रिमेंबर, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ही सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो वैसी ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहे, ये रहे। ARC2 ने कुछ कुछ रिकमेंड किया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। हाँ, ARC2 ने रिकमेंड किया है सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो कुछ जेनरिक चीज़ें और कुछ स्पेसिफिक लिखने से हो जाएगा। कंक्लूजन में ऐसे है कि इंडिया needs 700 million tons of soil or sand every year, but the illegal mining mafia is digging India's chest and looting it every day, and the whole country is silent on this loot. So it is upon police, media person and the local population to work together. तो ये भी बहुत अच्छा है कि अब मान लीजिए आपके पास ये डेटा नहीं है कि इंडिया के पास 700 मिलियन टन ऑफ सॉइल और सैंड है एवरी ईयर रिक्वायर्ड है, तब भी आप लिख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.5 बिलियन है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें सॉइल और सैंड की ज़रूरत ही रहती है, उसी से बिल्डिंग बनती है, ये बनती है। तो वो इतने पॉपुलेशन को केटर करने के लिए इलीगली होने लग गया ये सारे काम। तो इलीगल माइनिंग की वजह से फिर इट इज़ डिगिंग इंडिया चेस्ट एंड लूटिंग इट एवरी डे, ऐसे करके। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, लीगल वे में माइनिंग हो, ये सारी चीज़ों में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं।